हाँ, अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पर आते हैं। इसमें क्या है कि एक लिफ्ट है, लिफ्ट में एक हमने बॉक्स रखा है और उस बॉक्स को एक्सेलरेट करा रहे हैं अलोंग विद द लिफ्ट अपवर्ड डायरेक्शन में, ए नॉट एक्सेलरेशन है, ठीक है। और इसमें एपरेंट वेट पूछा है ना। व्हाट इज एपरेंट वेट? एपरेंट वेट होता है जो हमें उसमें फील होगा। अब मान लो सपोज ये बॉक्स हम यहाँ अंदर खड़े हुए हैं और ये फ्लोर पे ना रख करके हमने अपने हाथ में रखा हुआ है, ठीक है। ये जो भी वेट है इसको हमने अपने हाथ में रखा है, तो हमें क्या फील होगा उसका, दैट इज एपरेंट वेट, ठीक है। लेकिन एपरेंट वेट मेजर करना हो एग्जैक्टली तो क्या करोगे? हाथ में रख करके तो हम वैल्यू नहीं पता कर सकते, तो या तो तुम वेइंग मशीन पे रखोगे। सपोज यहाँ फ्लोर पर वेइंग मशीन रख दिया और वेइंग मशीन के ऊपर हमने बॉक्स को रखा हुआ है, ठीक है। या क्या करोगे, या ये हमारी स्प्रिंग बैलेंस है, इस स्प्रिंग बैलेंस में इसको हैंग करेंगे और स्प्रिंग बैलेंस में रीडिंग आएगी। तो इस तरह से हम एपरेंट वेट फाइंड करते हैं। अब एपरेंट वेट अगर हमें फाइंड करना है तो हम एग्जैक्टली किस क्वांटिटी को देखें, बताओ क्या किस क्वांटिटी की वैल्यू हम कैलकुलेट करें। हम ये कहेंगे कि इस क्वांटिटी की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी द एपरेंट वेट। तो आंसर है कि अगर सपोज उसको तुमने सपोर्ट दिया है बॉटम साइड से, ठीक है, बॉटम साइड से हम दे सकते हैं सपोर्ट। तो अगर तुमने बॉटम साइड से सपोर्ट दिया है यानी अपवर्ड फोर्स लगा रहे हो, तो इस पर जो अपवर्ड नॉर्मल रिएक्शन लगेगा दैट नॉर्मल रिएक्शन विल गिव यू द एपरेंट वेट, ठीक है। अगर सपोज ये जो हमारा ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक एक वेइंग मशीन के ऊपर रखा हुआ है, ठीक है। वेइंग मशीन में रीडिंग कौन सी आएगी? वेइंग मशीन में रीडिंग इसके वेट के इक्वल हमेशा जरूरी नहीं है कि आए। वेइंग मशीन में रीडिंग वो आएगी जो वेइंग मशीन को ये जिस फोर्स से ब्लॉक पुश कर रहा होगा और उसके रिएक्शन में मशीन ब्लॉक को पुश कर रही होगी अपवर्ड डायरेक्शन में सेम नॉर्मल रिएक्शन से। तो इन दोनों के वेइंग मशीन एंड ब्लॉक के बीच में जो इंटरेक्शन है नॉर्मल रिएक्शन एन, दैट इज द एपरेंट वेट, ठीक है। कभी ऐसा हो सकता है कि एन की वैल्यू जीरो आ जाए, इवन तो ये रखा हुआ है वेइंग मशीन के ऊपर, बट एन की वैल्यू जीरो आ गई, ठीक है। तो हो सकता है कि हमारा वेट के इक्वल ना हो, ठीक है। वेट उसमें है, mg फोर्स लग रहा है ब्लॉक के ऊपर, लेकिन स्टिल नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो जाए। ऐसा अगर पॉसिबल हो गया तो हम कहेंगे एपरेंट वेट इज जीरो, ठीक है। उस केस में अगर तुम उस बॉक्स को अपने हाथ में लेके खड़े हो तो उस केस में तुमको उसका कोई भी वेट नहीं फील होगा, वेटलेसनेस फील होगा, ठीक है। तो इन सारी बातों का हम डिस्कशन अभी करेंगे इस क्वेश्चन में। तो हम सबसे पहले आते हैं कि ये बात समझ में आ गई कि नॉर्मल रिएक्शन। अच्छा, दूसरा जो केस है हमारा, अगर मैंने नॉर्मल रिएक्शन बाय द वेइंग मशीन के बजाय उसके बजाय हमने स्प्रिंग बैलेंस का यूज़ किया, तो स्प्रिंग बैलेंस में क्या होगा? स्प्रिंग बैलेंस की जो रीडिंग होगी वो एपरेंट वेट होगी, और ये स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग होगी क्या चीज़? वो होगी टेंशन। यहाँ देखो मैंने एक रेड कलर का छोटा सा थ्रेड लगाया है, ये थ्रेड इसको हैंग कर रहा है, तो थ्रेड में टेंशन आ जाएगी। और अगर थ्रेड आइडियल है, मासलेस है, तो वही टेंशन पास ऑन हो जाएगी इस स्प्रिंग के लिए, ठीक है। तो स्प्रिंग में जो एक्सटेंशन होगा जिसकी वजह से स्प्रिंग का जो इंडिकेटर जो होगा, निडल होगी, वो मूव करेगी, दैट विल डिपेंड ऑन द टेंशन, जो जिस टेंशन से हमने इसको नीचे पुल किया है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर फाइंड करना होगा टेंशन, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर एपरेंट वेट किसके इक्वल है? एपरेंट वेट है नॉर्मल रिएक्शन के इक्वल। और अगर वो स्प्रिंग बैलेंस से लगा हुआ है तो एपरेंट वेट किसके इक्वल है? टेंशन इन द स्ट्रिंग थ्रेड और टेंशन इन द स्प्रिंग, ठीक है। स्प्रिंग भी अगर मासलेस हो तो स्प्रिंग में जो वैल्यू होगी वो आइडियल वैल्यू होगी, एपरेंट वेट के एग्जैक्टली इक्वल होगी, ठीक है। तो नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज एपरेंट वेट, ये बात समझ में आ गई, नॉर्मल रिएक्शन और टेंशन फोर्स, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन पर। वही क्वेश्चन है, मैंने अब एग्जाम्पल ले लिया, बॉटम में इसको रख दिया है, सपोज वेइंग मशीन पे रख दिया। हमें फाइंड क्या करना है? हमें नॉर्मल रिएक्शन फाइंड करना है, ठीक। नाउ वी आर ऑब्जर्विंग दिस ब्लॉक। हमारा सिस्टम कौन है? ये ब्लॉक है, ठीक है। इसका मास ले लेते हैं m। इस ब्लॉक का हम फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं। तो ब्लॉक पर फोर्सेस क्या लग रहे हैं? कांटेक्ट में कौन है? कांटेक्ट में ओनली ग्राउंड है। ग्राउंड से कितना लगा? नॉर्मल रिएक्शन लग गया, ठीक है। और क्या है कांटेक्ट में? और कोई भी नहीं है। नॉन कांटेक्ट फोर्स में क्या होगा? ग्रेविटी होगा, तो mg लगा दिया, ठीक है। ओवरऑल इन दोनों फोर्सेस के अलावा कोई फोर्स दिख नहीं रहा। कांटेक्ट भी हमने कवर कर लिया, नॉन कांटेक्ट भी कर लिया। अब हम देखते हैं कि एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट किधर है। ग्राउंड से देख रहे हैं तो लिफ्ट का जो अपवर्ड एक्सेलरेशन है वही एक्सेलरेशन ऑब्जेक्ट का भी हो जाएगा, ठीक। अब हम न्यूटन सेकंड लॉ लिख लें, तो न्यूटन सेकंड लॉ में हम किधर पॉजिटिव लें? तो एक तुम शॉर्टकट ले सकते हो कि ए नॉट जिधर बॉडी का एक्सेलरेशन हो उधर पॉजिटिव ले लो, ठीक है। हालांकि तुम उसके अपोजिट भी ले सकते हो, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, एग्जैक्टली सेम इक्वेशन बनेगी,
ठीक है। तो तुम जस्ट निगेटिव साइंस कम आए उसके लिए हम क्या करते हैं कि जिधर एक्सेलरेशन हो, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड होता है तो हम डाउनवर्ड फोर्स पॉजिटिव ले लेते हैं, अपवर्ड निगेटिव ले लेते हैं। यहाँ पर एक्सेलरेशन अपवर्ड है तो अपवर्ड फोर्स पॉजिटिव ले लेते हैं, डाउनवर्ड को निगेटिव ले लेते हैं। ठीक, तो नेट फोर्स समेशन एफ इज इक्वल टू एम ए, ये हम लिख रहे हैं। और यहाँ पे कोई स्यूडो फोर्स नहीं है क्योंकि हम ग्राउंड के रेफरेंस फ्रेम में है, विच इज नॉन एक्सेलरेटेड। अब एफ में पॉजिटिव फोर्स कौन सा है, एन पॉजिटिव है, एम जी निगेटिव है, एम ए नॉट हमारा पॉजिटिव हो गया क्योंकि हमने ए नॉट को ध्यान में रखते हुए पॉजिटिव डायरेक्शन डिफाइन करी थी। अब यहाँ पे क्या चाहिए, अपरेंट वेट चाहिए। व्हाट इज अपरेंट वेट, नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन क्या आ गया, एम जी प्लस एम ए नॉट, ब्रैकेट में ले लेता हूँ जी प्लस ए नॉट। ठीक, ये हमारा आ गया, दिस इज दी अपरेंट वेट। ठीक, अपरेंट वेट रियल वेट से ज़्यादा है कि कम है, रियल वेट कितना होता है, एम जी होता है, ये एम जी से ज़्यादा है। तो जब एक्सेलरेटेड लिफ्ट अपवर्ड डायरेक्शन में है तो हमें एम जी से ज़्यादा अपरेंट वेट मिलेगा। ठीक है, अपरेंट वेट इज ग्रेटर देन द रियल वेट, ट्रू वेट। ठीक, आगे आ जाओ। ऑब्जर्वेशन हम लिफ्ट से करें तो क्या अपरेंट वेट सेम आना चाहिए। देखो कोई भी फोर्स है वो रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता है, यानी कि अपरेंट वेट यही आना चाहिए, हम चाहे किसी भी रेफरेंस फ्रेम से देखें। ठीक है, चलो लिफ्ट में आ जाते हैं। लिफ्ट में खड़े होकर के हम इस ब्लॉक को देख रहे हैं तो इस ब्लॉक पर कौन से फोर्स लग रहे हैं, रियल फोर्सेस तो जो पहले हमें दिखे वही लगेंगे। तो रियल फोर्स में डाउनवर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स, अपवर्ड नॉर्मल रिएक्शन। ठीक, लेकिन क्योंकि लिफ्ट खुद एक्सेलरेटेड है, किधर है, अपवर्ड एक्सेलरेटेड है, तो सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। डाउनवर्ड लगा दो सूडो फोर्स। सूडो फोर्स कितना लगाओगे, सूडो फोर्स में मास ऑफ द ऑब्जेक्ट लेते हैं तो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एम ले लिया, और एक्सेलरेशन किसका लेते हैं, ऑब्जर्वर का, रेफरेंस फ्रेम का, तो ए नॉट ले लिया हमने डाउनवर्ड सूडो फोर्स। अब नेट एक्सेलरेशन इन दिस रेफरेंस फ्रेम क्या है, तो लिफ्ट में खड़े होकर जब तुम बॉक्स को देख रहे हो तो एक्सेलरेशन तो जीरो है। ठीक, चलो अब सारे फोर्स लिख देते हैं, इक्वल टू एम ए जीरो लिख देंगे। तो अब तुम्हारा फोर्स में सपोज अभी भी अपवर्ड को पॉजिटिव ले रहा हूँ तो अपवर्ड एन पॉजिटिव हो गया और एम जी एंड एम ए नॉट निगेटिव हो गए, और इक्वल टू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन दिस रेफरेंस फ्रेम विच इज जीरो। ठीक, तो ये तो हो गया जीरो। तो यहाँ से एन इक्वल टू क्या मिला, इस जो निगेटिव टर्म्स है राइट साइड में ले जाओगे तो जी प्लस ए नॉट आ गया। ठीक है, सेम आ गया, यस सेम आया। तो यहाँ पे भी अपरेंट वेट ये हो गया। अच्छा, ये सिचुएशन जरा तुम आगे के लिए हमेशा ध्यान रखना। इसको हम कई बार ऐसा होगा कि हम कहेंगे कि जब अपवर्ड लिफ्ट में हम लिफ्ट में खड़े होकर देख रहे हैं तो हमें जो ग्रेविटी की वैल्यू दिख रही है वो जी इफेक्टिव है, थोड़ी मॉडिफाई हो गई, वेयर जी इफेक्टिव इज जी प्लस ए नॉट। ये ऐसा हमारा बहुत सारे चैप्टर में हेल्प करेगा। ठीक है, अगर हम इस तरह से ले लें कि लिफ्ट में खड़े होकर हम देख रहे हैं और सारी चीज़ें बिल्कुल जैसे हम ग्राउंड पे खड़े होकर करते हैं वैसे ही करेंगे, बस जी की वैल्यू मॉडिफाई करके जी प्लस ए नॉट ले लेंगे इन अ लिफ्ट विच इज एक्सिलरेटिंग अपवर्ड। ठीक है, जैसे तुम लोगों ने एक फॉर्मूला देखा होगा, तुम लोगों ने देखा है टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम, जब तुम डायमेंशनल एनालिसिस से डिराइव करते थे तो ये बोला जाता था कि इसकी एनालिसिस करो, बताओ कि ये डायमेंशनली करेक्ट है कि रॉन्ग है। तो एक पेंडुलम अगर तुम उसको ऑसिलेट करा रहे हो तो उसका टाइम पीरियड का ये फॉर्मूला होता है। अब मैं कहूँ कि मैंने ये पेंडुलम जो है इस लिफ्ट में हैंग किया हुआ है, ठीक है, और इसको मैंने थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़ दिया, अब वो यहाँ ऑसिलेट कर रहा है। नाउ व्हाट इज़ द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ दिस पेंडुलम। तो अब ये लिफ्ट में है, एक्सेलरेटेड लिफ्ट में है, तो लिफ्ट के अंदर तुम्हें जी क्या दिखेगा, तो तुम क्या करोगे, यहाँ जी इफेक्टिव डाल दोगे फॉर्मूले में, और फिर टी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी प्लस ए नॉट, जो कि ए नॉट क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ द लिफ्ट। ठीक है, इस तरह से बहुत सारी सिचुएशन में हम बायंसी फोर्स निकालेंगे। लिफ्ट में अगर हम सपोज एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, लिफ्ट में एक टब रखा है वाटर का और उसके अंदर एक हमने बॉल को डिप किया है, उस बॉल पर अपवर्ड बायंसी फोर्स कितना लगना है, तो वहाँ पर भी हम जहाँ जी होगा वहाँ जी को जी प्लस ए नॉट से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो अपवर्ड एक्सेलरेटिंग लिफ्ट में जी की वैल्यू जो लिफ्ट में बैठ के फील हो रही है, ग्राउंड से बैठ के देखोगे तो जी ही रहेगा, उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं, बट लिफ्ट के फ्रेम में बैठ के देखेंगे तो हमें बस क्या करना है, जी इफेक्टिव जी प्लस ए नॉट ले लेना है। एक और एग्जांपल देखो, अगर मैंने एक बॉल है इस लिफ्ट में, इस बॉल को अपवर्ड थ्रो किया वर्टिकली, तो बताओ कि कितना इसका टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। तो तुम लिफ्ट में बैठ के देख रहे हो तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला 2u/g तुम्हें पता है ना। तो हम अगर लिफ्ट के रेफरेंस में वेलोसिटी ले रहे हैं कि हमने लिफ्ट के फ्रेम में किस स्पीड से हमने ऊपर थ्रो किया है वो u लिया, तो नीचे g की वैल्यू क्या लेना होगा, g प्लस ए नॉट। ठीक है, इस तरह से हमारा ये बहुत हेल्प करेगा जी इफेक्टिव का कॉन्सेप्ट। ठीक है, नेक्स्ट अब मैं क्या कर रहा हूँ, लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड।
ठीक है, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है ए नॉट से। इसमें पता करते हैं कि अपरेंट वेट क्या होगा। तो चलो इस बार ऐसा करते हैं, मैं यहाँ पे चेंज के लिए जो बॉक्स है उसको हम हैंग कर दे रहे हैं, हालांकि आंसर सेम ही रहेगा, बट यहाँ पर मैं हैंग कर दे रहा हूँ इस स्प्रिंग बैलेंस से। ठीक है, चलो इस स्प्रिंग बैलेंस ने इसको सपोर्ट किया हुआ है थ्रेड ने, तो इस पर फोर्सेस कौन से लग रहे होंगे, मास एम एस का। तो एक तो अपवर्ड टेंशन लग रही होगी टी, और वही टी हमें अपरेंट वेट देगा, और एक डाउनवर्ड एम जी लग रहा होगा, और तो कोई नहीं होगा कॉन्टैक्ट में, कोई और नहीं है, नॉन कॉन्टैक्ट में ग्रेविटी लगा दिया हमने, सारे फोर्स हो गए। ठीक है, ओवरऑल क्या है, ओवरऑल हमें ग्राउंड पे बैठ के देख रहे हैं कि ये लिफ्ट के साथ साथ डाउनवर्ड एक्सेलरेशन हो रहा है, कितना, ए नॉट एक्सेलरेशन। ठीक, अब क्या करें, न्यूटन सेकंड लॉ लगाते हैं, किस डायरेक्शन को पॉजिटिव लें अपना रेफरेंस एक्सिस, तो जिधर एक्सेलरेशन है उसको पॉजिटिव ले लेते हैं। दिस इज नॉट ए रूल, जस्ट हमारे कन्वीनियंस के लिए, अदरवाइज अपवर्ड भी पॉजिटिव ले सकते हो। ठीक है, तो हमने क्या किया, डाउनवर्ड एम जी को पॉजिटिव ले लिया, टी को नेगेटिव ले लिया, और इक्वल टू एम ए नॉट कर दिया। यहाँ से टी चाहिए था, टी राइट साइड में ले गए, और एम जी माइनस एम ए नॉट हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से टी यानी अपरेंट वेट क्या आया, एम टाइम्स जी माइनस ए नॉट, और अगर तुम जी इफेक्टिव लिखना चाहो तो क्या होगा, जी इफेक्टिव हो जाएगा जी माइनस ए नॉट। जब डाउनवर्ड एक्सेलरेशन होता है तो हम उस रेफरेंस फ्रेम में, लिफ्ट के रेफरेंस फ्रेम में जी इफेक्टिव जी माइनस ए नॉट कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हमारा अपरेंट वेट बढ़ गया कि कम हो गया, अपरेंट वेट तो टेंशन के इक्वल है, तो ये अपरेंट वेट लेस देन ट्रू वेट हो गया। ठीक है, अपरेंट वेट तो एम जी, सॉरी एम जी माइनस ए नॉट, जो ऊपर लिखा हुआ है ट्रू वेट है एम जी, तो अपरेंट वेट हमारा यहाँ पर हल्का फील हो रहा है। कभी तुमने वो फेरी राउंड जो होता है, फेरी व्हील, कभी मेले में गए होगे, फेयर में गए होगे, वहाँ पे देखा होगा, उसमें जब तुम बैठते हो और बैठ करके जब तुम्हारा जो ये तुम बकेट सीट में बैठे हो वो ऊपर जा करके जब वो ऊपर से नीचे आता है तो तुम्हें कैसा फील होता है, वेटलेसनेस फील होती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर तुम्हें जी इफेक्टिव कम हो गया, तो तुम्हें अपना जो वेट है वो कम फील हो रहा है। ठीक है, अगर इस जी की ए नॉट की वैल्यू जी के इक्वल हो जाए, इफ ए नॉट इज इक्वल टू जी, तब जी इफेक्टिव क्या फील होगा, जी माइनस जी, जीरो फील होगा, यानी परफेक्टली वेटलेस कंडीशन आ जाएगी, ऐसा लगेगा फ्री फॉल। दिस इज एक्चुअली फ्री फॉल। अगर एक्सेलरेशन किसी बॉडी का डाउनवर्ड जी है तो दैट इज फ्री फॉल। ठीक है, तो तुम्हें फ्री फॉल हो रहा है, फील भी हो रहा है। ठीक है, तो जी इफेक्टिव हमारा इस केस में जीरो भी हो सकता है, डाउनवर्ड एक्सेलरेशन जी के केस में। ठीक है, तब अगर लिफ्ट, मान लो लिफ्ट की जो ये ऊपर सपोर्ट जो है, केबल है, वो केबल यहाँ ब्रेक हो जाए तो फ्री फॉल हो जाएगा लिफ्ट का। फ्री फॉल में हमें अपरेंट वेट क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। ठीक है, तुम सपोज 100 kg का अगर बॉक्स अपने सर पे रखे हुए थे तो पहले तो तुम्हें बहुत हैवी फील हो रहा था, और जैसे ही वहाँ पे वो केबल टूटा और अगर लिफ्ट नीचे की तरफ फ्री फॉल हुई तो तुमको वेटलेस फील होगा। ठीक है, ये बात अलग है कि जब लिफ्ट आके ग्राउंड पे रुकेगी तब वो वेट बहुत ज़्यादा फील होगा। ठीक है, तब उसके 100 kg से भी बहुत ज़्यादा फील होगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट। अब हमारा ये हमने ग्राउंड फ्रेम में किया था, जो भी किया था, अब हम विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट करने जा रहे हैं इसको। ठीक है, फिर हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे, सेम टेंशन एक्सपेक्ट करेंगे, देखते हैं। तो ये मेरा ब्लॉक है, इस पर अपवर्ड टेंशन लग रहा है, डाउनवर्ड एमजी लग रहा है, रियल फोर्सेस मैं ऊपर से बोरो कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्यूडो फोर्स भी लगेगा बिकॉज लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड। लिफ्ट का एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है तो अपवर्ड एक स्यूडो फोर्स लगेगा। ठीक है, अपवर्ड स्यूडो फोर्स कितना लगेगा, तो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द लिफ्ट, लिफ्ट इज अवर रेफरेंस फ्रेम, तो ये लगा दिया। अब क्या करना है, नेट एक्सेलरेशन इन दिस रेफरेंस फ्रेम ऑफ द लिफ्ट क्या है, एक्सेलरेशन जीरो है। ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, क्योंकि दोनों साथ में मूव कर रहे हैं, लिफ्ट भी और ब्लॉक भी, लिफ्ट में खड़े हुए आदमी को ब्लॉक तो स्टेशनरी दिख रहा है, तो एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक जीरो है। तो अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ नेट फोर्स T प्लस एम ए नॉट अपवर्ड फोर्सेज माइनस एम जी डाउनवर्ड फोर्स इज इक्वल टू एम इंटू ए इज जीरो। ठीक, तो यहाँ से T क्या पता लगा, T पता लगा कि एम जी माइनस एम ए नॉट है, यानी कि T इक्वल टू एम टाइम्स जी माइनस ए नॉट। ठीक है, तो हमें सेम चीज़ पता लग रही है, दोनों में बिल्कुल सेम पता लगा। ठीक है, तो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ व्हाट, स्यूडो फोर्स। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर तुमने जी इफेक्टिव देखा कि जी इफेक्टिव जब भी लिफ्ट डाउनवर्ड जा रही होगी तो जी माइनस ए नॉट, डाउनवर्ड जा नहीं रही होगी, इनफैक्ट मैंने वर्ड गलत यूज किया, डाउनवर्ड एक्सेलरेट हो रही होगी। ठीक है, अगर मान लो डाउनवर्ड जा रही हो तो उसमें तीन केस बन सकते हैं, कांस्टेंट वेलोसिटी से डाउनवर्ड जा रही है, ए नॉट जीरो हो गया,
रिटार्डिंग वेलोसिटी से डाउनवर्ड जा रही है, यानी कि हाई वेलोसिटी से उसकी डाउनवर्ड वेलोसिटी रिड्यूस होती जा रही है, तो वहां एक्सेलरेशन अपवर्ड है, ठीक है, वहां जी प्लस ए नॉट लगेगा। और नीचे की तरफ वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, उसकी एक्सेलरेशन डाउनवर्ड ही है, तब जी माइनस ए नॉट लगेगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं, एक क्वेश्चन देखो, अ बॉल इज हैंगिंग फ्रॉम द रूफ ऑफ अ कार। तुम लोगों ने अपने कार में हो सकता है कि कोई डॉल या कोई चीज़, कोई आइडल तुमने हैंग करी हो, तो उस तरह से यहाँ पर एक बॉल हैंग कर रही है फ्रॉम द रूफ ऑफ द कार बाय अ थ्रेड। फाइंड द एंगल विच दिस थ्रेड मेक्स फ्रॉम वर्टिकल व्हेन कार इज एक्सेलरेटेड बाय ए नॉट हॉरिजॉन्टली। कार का एक्सेलरेशन ए नॉट है हॉरिजॉन्टली, ठीक है। कार में अभी सिंपल बॉक्स जैसा ही बना दे रहा हूँ और उसके टॉप से, रूफ से ये हमने हैंग किया है, ठीक है। इनिशियली तो ऐसे वर्टिकल डायरेक्शन में हैंग होगी, लेकिन जब कार एक्सेलरेटेड हो गई ए नॉट एक्सेलरेशन से, तब क्या होगा, तब ये किधर जाएगी। तो हम इसको दो तरह से स्टडी करेंगे। पहले करेंगे फ्रॉम दी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, और फिर हम स्टडी करेंगे इसको विद रेस्पेक्ट टू दी फ्रेम ऑफ कार, ठीक। विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड में जरा इसका बॉडी फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। ये बॉल है, इस बॉल पर टेंशन लगेगी। अच्छा, अगर मैं इस बॉल का जो थ्रेड है उसको वर्टिकल दिखा दूँ, ठीक है, ऐसा होगा नहीं, बट सपोज हमने दिखा दिया, टी दिखा दिया, नीचे की तरफ एम जी दिखा दिया, और इस बॉल का एक्सेलरेशन किधर है, कार के साथ साथ है, तो इधर है ए नॉट। क्या ये टी और एम जी मिलकर के इसको एक्सेलरेशन दे पाएंगे ए नॉट? टी और एम जी तो वर्टिकल है, ए नॉट की डायरेक्शन में तो कोई कंपोनेंट ही नहीं है, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। यानी कि हमने जो टेंशन दिखाया है रॉन्ग दिखाया है। तो अब बताओ कि मैं ये टेंशन अगर चेंज कर देता हूँ तो मुझे टेंशन इधर लेनी चाहिए टी, केस नंबर 1, या मुझे टेंशन लेना चाहिए इधर, केस नंबर 2? क्या बोलोगे, किस केस 1 और 2 में किस में टेंशन का कंपोनेंट तुम्हें एक्सेलरेशन ए नॉट दे रहा है हॉरिजॉन्टली राइटवर्ड डायरेक्शन में? तो आंसर है 2, ठीक है। तो हमारा मुझे पता लग गया कि ये कैसे हैंग करेगा, ऐसे हैंग करेगा जिससे कि टेंशन का एक कंपोनेंट उसको एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में दे, ये एक्सेलरेशन दे, ठीक है, फोर्स प्रोवाइड करे। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस टी का एक वर्टिकल से थीटा एंगल लेकर के कंपोनेंट लिखता हूँ, ठीक है। वर्टिकल से थीटा ले लिया तो ये भी थीटा हो गया, तो यहाँ पे क्या आ गया, टी साइन थीटा आ गया, ठीक है। हॉरिजॉन्टल में मुझे क्या मिला, टी साइन थीटा मिला, ठीक। तो मैं ज़रा यहाँ से जो अभी हम लोग गैस वर्क कर रहे थे उसको हटा करके जो हमारा कंक्लूजन मिला वो लिख लिया, ऊपर की तरफ टी, तो उस पर एक्स डायरेक्शन में पता लगा टी साइन थीटा, वर्टिकल जरूरत पड़े तो टी कॉस थीटा है, ठीक है। अच्छा, अब और क्या फोर्स लग रहे हैं, नीचे की तरफ mg लग रहा है, mg तो चेंज होगा नहीं, अर्थ तो डाउनवर्ड ही उसको पुल करती है, ठीक। अब यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड में x एक्सिस पर इक्वेशन लिखो, F इक्वल टू ma, और y एक्सिस पे लिखो। तो x एक्सिस में जब लिखोगे तो क्या लिखोगे, ओनली t साइन थीटा लग रहा है। जरा हम एक बार देखें, हमने कोई फॉर्मूला, कोई फोर्स मिस तो नहीं किया। इस पर कांटेक्ट फोर्स एंड नॉन कांटेक्ट फोर्स, कांटेक्ट में टी लगाया, टी के कंपोनेंट लिख दिए। अच्छा, जब कंपोनेंट लिखो तो बेटर होगा कि तुम जो ओरिजिनल फोर्स था जिसके कंपोनेंट लिख रहे थे उसको यहाँ से हटा दो। क्यों? क्योंकि तुमने उसका इफेक्ट कंपोनेंट के थ्रू दिखा दिया है। अगर तुम टी भी लिखा रहने दोगे तो उससे क्या होगा, डबल फोर्स लगा दिया तुमने, ठीक है। तुमने ओरिजिनल फोर्स भी और उसके कंपोनेंट भी दोनों एक साथ साइमल्टेनियसली नहीं दिखाने, या तो टी दिखाओ या उसके कंपोनेंट दिखाओ, ठीक है। अब टी साइन थीटा मैंने दिखा दिया, एक्स डायरेक्शन में कॉन्टेक्ट फोर्स था, ठीक है, टी दिखा दिया था, नॉन कॉन्टेक्ट mg दिखा दिया, और कोई फोर्स नहीं है, तो हम लोग श्योर हैं कि हमने अभी कोई फोर्स मिस आउट नहीं किया है, ठीक है। अब एक्स डायरेक्शन में लिख रहे हैं टी साइन थीटा इक्वल टू m इंटू ए कितना है एक्स डायरेक्शन में, ए नॉट है, ठीक है। वाई डायरेक्शन में लेते हैं, वाई डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है, 0। वाई डायरेक्शन में इसका ना तो अपवर्ड मोशन है ना डाउनवर्ड मोशन है, ठीक। तो अब हम यहाँ पे क्या करें, टी कॉस थीटा इज इक्वल टू लिख लेते हैं mg, ठीक। अगर मैं एक सेकेंड, मैंने एक स्टेप जंप कर दिया, टी साइन थीटा, टी कॉस थीटा माइनस mg इज इक्वल्स टू m इंटू ay इज 0, ठीक है। इसको मैं फिर सिंप्लीफाई करके टी कॉस थीटा इक्वल टू mg लिख देता हूँ, ठीक है। टी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू mg। अब क्या करना है हमें तो बोला गया है कि फाइंड द एंगल, ठीक है, फाइंड द एंगल विच दिस थ्रेड मेक्स फ्रॉम वर्टिकल। तो मुझे थीटा चाहिए, थीटा के लिए यहाँ पे क्या करें,
कि यहाँ पे दो अननोन है, एक तो टी टेंशन हमें नहीं पता, दूसरा थीटा नहीं पता। अच्छा, इसमें टी भी फाइंड करने को पूछा जा सकता है, तो मैं ऐसा करता हूँ कि टी भी निकाल के दिखा देता हूँ कि टी कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो पहले मैं यहाँ पे स्पेस क्रिएट कर रहा हूँ और बताओगे हमको टी को गायब करना है पहले, तो क्या किया जाए। ये प्रोसेस तुम्हारा बहुत कॉमन प्रोसेस है, तो याद रख लो। जब भी टी साइन थीटा टी कॉस थीटा इस तरह का गिवन है, तो जब तुम्हें टी को गायब करना है तो क्या करो, डिवाइड कर दो। ठीक है, इक्वेशन 1 अपॉन इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 अपॉन इक्वेशन 2 ये कर दो। तो उससे क्या मिलेगा, टी साइन थीटा अपॉन टी कॉस थीटा, साइन अपॉन कॉस क्या होता है टेन थीटा, इक्वल टू एम ए नॉट अपॉन एम जी। तो एम ए नॉट अपॉन एम जी में एम एम कैंसिल हो गया, ए नॉट बाई जी आ गया, थीटा आ गया, थीटा आ गया टेन इनवर्स ए बाई जी। ठीक है, दिस इज द एंगल फ्रॉम द वर्टिकल। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर टेंशन निकालने को कहा जाता है तो हम क्या करते हैं। तो देखो, ये भी एक सेट बहुत फ्रीक्वेंटली यूज्ड ट्रिक है कि हम जब साइन थीटा और कॉस थीटा ऐसा मिलता है तो स्क्वायर करके ऐड कर लेते हैं और 1 कर देते हैं, उससे साइन और कॉस थीटा गायब हो गया। स्क्वायर करो, ऐड करो, देखो क्या आएगा, टी स्क्वायर हो जाएगा लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में क्या हो जाएगा, एम ए नॉट का होल स्क्वायर प्लस एम जी का होल स्क्वायर, यानी कि एम स्क्वायर कॉमन ले लो तो अंदर हो गया ए नॉट स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, अंडर रूट ले लो बोथ साइड, तो अंडर रूट में एम तो बाहर आ गया और अंदर हो गया ए नॉट स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा टेंशन हो गया, पूछा जा सकता है इसलिए हमने निकाल दिया। ठीक, आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम आते हैं एग्जाम्पल, नहीं एग्जाम्पल नहीं, अब ये कॉन्सेप्ट है सर्कुलर मोशन में भी एक स्यूडो फोर्स आता है। ठीक है, तो मैं सर्कुलर मोशन का थोड़ा यहाँ पर रिवीजन करा रहा हूँ। सेंट्रीपिटल वर्ड सुना हुआ है तुम्हारा, हम लोगों ने जब सर्कुलर मोशन किया था तो उस समय हमने फोर्स की बात नहीं करी थी, लेकिन सेंट्रीपिटल वर्ड वहाँ आया था, वहाँ पे था सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, क्या होता है सर्कुलर मोशन हमने जब पढ़ा था, इनफैक्ट हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे ज़्यादा एम्फेसिस किया था। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में पता लगा था कि कोई भी बॉडी अगर v स्पीड से चल रही है तो उसका एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ होता है। कितना होता है एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ, इसको मैं ए आर लिख दे रहा हूँ, आर फॉर रेडियल, तो वो होता है वी स्क्वायर बाई आर, और ओमेगा के टर्म्स में लिखो तो ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। ठीक है, दिस इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विच इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ। ठीक, अगर ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ना हो, एक्सेलरेटेड हो, तो उस केस में एक्सेलरेशन का एक कंपोनेंट होता है टेंजेंशियल और एक होता है रेडियल, ए आर और ए टेंजेंशियल। ठीक है, ए आर ये मैं थोड़ा एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, ए आर क्या है, वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, ये नॉन यूनिफॉर्म है। ठीक है, तो नॉन यूनिफॉर्म में डिफरेंस क्या हो गया, ए आर तो सेम है बट ए टी इज डी वी बाई डी टी। वी इज स्पीड, स्पीड का रेट ऑफ चेंज, ए टी इज नॉट द एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन का कंपोनेंट है ये, एंड वी इज स्पीड या मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, तो ये एटीएम हो गया, ये ए आर हो गया, यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ रखा है, रिवीजन था। अब हम बात करते हैं व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। तो फोर्स मींस फोर्स तो होता है एम ए, कौन सा वाला, सेंट्रीपिटल, तो ए को ए आर कर देते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कर दिया। ठीक है, जब भी कोई एक्सेलरेशन होता है उसके पीछे कोई ना कोई फोर्स जरूर होता है। अगर ये एक्सेलरेशन मुझे चाहिए सर्कुलर मोशन में करने के लिए तो इसके पीछे एक फोर्स होगा, तो वो वाला फोर्स उसका नाम क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स इज दैट फोर्स विच इज रिक्वायर्ड फॉर अ पार्टिकल टू मूव इन अ सर्कुलर मोशन। अगर मोशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो दिस इज द ओनली फोर्स, इसके अलावा और कोई फोर्स नहीं होगा। और अगर ये मोशन नॉन यूनिफॉर्म है तो उसमें एक टेंजेंशियल फोर्स और चाहिए एडिशनली इस एटी को क्रिएट करने के लिए। ठीक है, तो हम लोग अभी सेंट्रीपिटल पे फोकस कर रहे हैं, तो सेंट्रीपिटल फोर्स आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, अच्छा यहाँ तक हमारा इसका कोई कनेक्शन स्यूडो फोर्स से नहीं है, स्यूडो फोर्स की बात अब आगे आती है। ठीक है, बात कर रहे हैं हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की। ठीक है, सोचो ये मैंने यहाँ पे पिक्चर दी है तुम लोगों को, इस पिक्चर को देखो ध्यान से, क्या है, ये एक बच्चा सर्कुलर प्लेटफॉर्म पे बैठा हुआ है और उसके पापा मम्मी उसको घुमा रहे हैं, उस पर रोटेट करा रहे हैं। ठीक है, अगर मान लो ये जो प्लेटफॉर्म है थोड़ा बड़ा होता और ये प्लेटफॉर्म को एक मशीन से रोटेट करा करके हम बहुत हाई वेलोसिटी देते, क्या ये बच्चा वहाँ पे खड़ा रह पाता? नहीं,
क्या होता, वो इतना उसमें इतना स्ट्रेंथ नहीं होती कि वो अपने आप को होल्ड कर पाए और सफिशिएंट फोर्स दे पाए। ठीक है, अगर एक इमेजिन करो एक सर्कुलर प्लेटफॉर्म रोटेट कर रहा है और उस पर तुमने एक कॉइन रख दिया है और सर्कुलर प्लेटफॉर्म की वी बढ़ाते जा रहे हो, ओमेगा बढ़ाते जा रहे हो, तो उससे एक्सेलरेशन जो रिक्वायर्ड होगा, एक्सेलरेशन की रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है। ठीक है, वी बढ़ाया तो एक्सेलरेशन बढ़ता चला गया, एक्सेलरेशन बढ़ता चला गया तो उसके लिए फोर्स जो चाहिए वो भी बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, अब फोर्स कहाँ से मिल रहा होगा, तो ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स, ये हम सेंटर की तरफ की बात करें तो सेंट्रीपिटल फोर्स की बात कर रहे हैं। ये सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे मिल रहा होगा, ये वहाँ पे कुछ रियल फोर्सेस होंगे जिनसे मिल रहा होगा। जैसे इस बच्चे ने हाथों से पकड़ रखा है, जो बार्स हैं, रेलिंग है, उसको पकड़ रखा है, वहाँ से उसको फोर्स मिल रहा होगा। उसके पैर जो सरफेस पर हैं वहाँ पर रिफ्रिक्शन उसको मिल रहा होगा। इन सब फोर्सेस का नेट उसको सेंटर की तरफ फोर्स दे रहा होगा। ठीक है, अगर हम और कोई सर्कुलर मोशन की बात करें, जैसे मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, तो अर्थ को सन ग्रेविटेशनल पुल करता है। ग्रेविटेशनल जो पुल है दैट इज प्रोवाइडिंग द सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, वहाँ पर न्यूक्लियस का इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स अपने आप में कोई इंडिपेंडेंट चीज़ नहीं है, ये रियल फोर्सेज हैं और उनका नेट जो है सेंटर की तरफ, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। अब ये सोचो कि वो जो एग्जाम्पल मैं दे रहा था अभी, या ऐसे ले लो कि एक तुमने थ्रेड से एक स्टोन को बांध रखा है और उसको तुम रोटेट करा रहे हो। किसी मूवमेंट पे क्या हुआ, किसी मूवमेंट पर ये थ्रेड टूट गया। ठीक है, अगर ये थ्रेड टूट गया तो क्या हुआ, तो थ्रेड टूटने से इसको जो सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रहा था अब नहीं मिल रहा। ठीक है, अब वो नहीं मिल रहा। अब ये क्या हो गया, अब ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स टेंशन की वजह से मिल रहा था, अब टेंशन दे नहीं सकता, तो अब ये सर्कुलर मोशन पाथ पे नहीं चलेगा। ठीक है, ये जिस मोमेंट ये ब्रेक हुआ उस मोमेंट इसकी जो वेलोसिटी थी उस वेलोसिटी से ये चला गया टेंजेंशियली। ठीक है, अच्छा अब देखो हम लोग बात करते हैं स्यूडो फोर्स पर आते हैं। स्यूडो फोर्स के लिए हमको क्या करना है, हमको जो रोटेटिंग प्लेटफॉर्म है उस पर बैठ जाना है। हमारा जो रेफरेंस फ्रेम है, रेफरेंस फ्रेम रोटेट कर रहा है अलोंग विद द प्लेटफॉर्म। ठीक है, ये एक्स एक्सिस अभी यहाँ पर दिख रही है, आफ्टर सम टाइम रोटेट होकर ये एक्स एक्सिस यहाँ आ गई, वाई एक्सिस यहाँ आ गई। ठीक है, और आफ्टर सम टाइम वो रोटेट होकर के और यहाँ चली गई और ये ऐसे आ गई। ठीक है, तो प्लेटफॉर्म के साथ साथ ये रोटेट कर रही हैं एक्सिस। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग जरा बात करते हैं जो हमारा पार्टिकल है जिसको कि हम स्टडी कर रहे हैं। सपोज वो एक्स एक्सिस पे रखा हुआ है। ठीक है, एक्स एक्सिस पर ये प्लेटफॉर्म पे रखा हुआ है और पार्टिकल प्लेटफॉर्म पर स्टेशनरी है। प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में वो मूव नहीं कर रहा है, ना रोटेशनली सर्कुलर मोशन कर रहा है, ना उसका कोई ट्रांसलेशनल मोशन है। अच्छा, तो फिर ये तो हमेशा साथ में रहेगा। जो एक्स एक्सिस जब मूव करेगी तो ये भी एक्स एक्सिस के साथ साथ मूव कर जाएगा। तो सेंटर पर अगर कोई ऑब्जर्वर बैठा है तो उसको लगेगा कि ये तो बिल्कुल स्टेशनरी है, इसका कोई सर्कुलर मोशन भी नहीं है। ठीक है, एक्स एक्सिस पर ही हमेशा दिख रहा है, यानी कि उसकी एंगुलर वेलोसिटी, उसके एक्सेलरेशन सब उसको जीरो दिखेगा। ठीक है, तो अब इस ऑब्जेक्ट को स्टडी कर रहे हैं, एक बार हम स्टडी करते हैं ग्राउंड के रेफरेंस फ्रेम में विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, और एक बार बात करेंगे हम प्लेटफॉर्म जो कि सर्कुलर रोटेशन कर रहा है उस प्लेटफॉर्म के रेस्पेक्ट में। ठीक है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जो देख रहा है ऑब्जर्वर, वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि इस ऑब्जेक्ट को सेंटर की तरफ फ्रिक्शन मिल रहा होगा। ठीक है, उस फ्रिक्शन से ये अपना सर्कुलर मोशन कर ले रहा है क्योंकि सेंटर की तरफ फोर्स मिल जा रहा है। तो और ये कितना होगा, ये mv²/r होगा फोर्स, तभी तो ये v²/r का एक्सेलरेशन क्रिएट करेगा। ठीक है ना, F इज टू ma। ठीक है, तो F = ma में हमने अगर a की वैल्यू डाल दी v²/r सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तो जो फोर्स आया वो mv²/r आया। इतना फोर्स उसको चाहिए कहीं से भी, यहाँ पे फोर्स जो मिल रहा है वो फ्रिक्शन से मिल रहा है, तो मैंने स्मॉल f फ्रिक्शन के लिए सिंबल रख दिया, mv²/r आ गया, या m⍵²r भी कह सकते हो इसको। ठीक है, अब हम प्लेटफॉर्म से बात कर रहे हैं। प्लेटफॉर्म पे बैठे हुए देख रहे हैं तो हमें एक्सेलरेशन तो दिख रहा है 0, तो ma हो गया 0। ठीक है, और जो उस पर फ्रिक्शन लग रहा है वो तो लग ही रहा है, फ्रिक्शन mv²/r लग रहा होगा। ठीक है, तो ये फ्रिक्शन mv²/r लेफ्ट साइड तो नॉन जीरो है, राइट साइड जीरो है, तो क्या करना पड़ेगा, क्योंकि प्लेटफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है तो मुझे यहाँ पर एक स्यूडो फोर्स भी लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो स्यूडो फोर्स कितना लगाना पड़ेगा, तो तुम्हें पता है स्यूडो फोर्स कितना लगाना पड़ेगा, F फ्रिक्शन। अच्छा, फ्रिक्शन की वैल्यू मैं mv²/r लिख दूँ, हमने अभी ऊपर निकाली हुई है, तो फ्रिक्शन को हम रख देते हैं mv²/r प्लस F स्यूडो।
और ये एफ सीडो ऐसा होना चाहिए कि नेट जीरो हो जाए, यानी कि जो फ्रिक्शन तुम्हारा टुवर्ड्स द सेंटर लग रहा था उसके अपोजिट होना चाहिए। तो सीडो फोर्स की वैल्यू क्या आ गई, माइनस एम वी स्क्वायर बाई आर। माइनस साइन क्या बता रहा है, अवे फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, तो डायरेक्शन हो गया इसका, डायरेक्शन अवे फ्रॉम द सेंटर। ठीक, तो ये क्या है, व्हाट इज दिस फोर्स कॉल्ड, दिस फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कब आया पिक्चर में, जब ऑब्जर्वेशन कहाँ से हो रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के लिए ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा फ्रॉम द प्लेटफॉर्म विच इज रोटेटिंग। तो रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम में बैठ के देखने पर हमें एक सीडो फोर्स लगाना पड़ता है F इक्वल टू एम ए, यानी न्यूटन सेकेंड लॉ को वैलिड कराने के लिए। ठीक है, न्यूटन सेकेंड लॉ रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम में तभी वैलिड हो पाएगा जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाओगे, किधर लगाओगे, अवे फ्रॉम द सेंटर लगाओगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया। एक बात और सुन लो, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है ये स्यूडो फोर्स तभी करेक्ट वैल्यू है स्यूडो फोर्स की जब वो उस रेफरेंस फ्रेम में ऑब्जेक्ट स्टेशनरी हो, रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम में ऑब्जेक्ट स्टेशनरी हो। अगर ऑब्जेक्ट उस रोटेटिंग प्लेटफॉर्म पे चल रहा होता, ठीक है, सर्कुलर मोशन, कोई किसी तरह से स्ट्रेट लाइन मोशन, कुछ भी अगर चल रहा होता तो हमें स्यूडो फोर्स में सेंट्रीफ्यूगल के अलावा एक कोरियोलिस फोर्स और लगाना पड़ता। कोरियोलिस फोर्स तुमने कभी पढ़ा है, आई थिंक तुम लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। कहाँ पर, किस कॉन्टेक्स्ट में याद आ रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तुमने पढ़ा है जब हम विंड पैटर्न की बात करते हैं। ठीक है, विंड सर्कुलेशन तुम्हारा एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन में, तो वहाँ पे तुमने ट्रेड विंड्स पढ़ी होंगी, याद है, मानसून। तो वहाँ पे तुमने एक बात पढ़ी है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स जो विंड होता है वो अपने राइट वर्ड टर्न हो जाता है। ठीक है, अगर मान लो विंड विदाउट एनी मोशन ऑफ अर्थ, अर्थ का जो रोटेटरी मोशन है अगर वो नहीं होता, अगर वो नॉर्थ में जाता, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में अगर ऐसे सपोज जा रहा है नॉर्थ की तरफ, तो वो अपने राइट वर्ड डिफ्लेक्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ कोरियोलिस फोर्स, और सदर्न हेमिस्फीयर में अपने लेफ्ट वर्ड डिफ्लेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा हमने बात कर ली। अब जरा इन सब चीज़ों को थोड़ा प्रॉपर वे में, ऑर्गेनाइज्ड वे में मैंने नेक्स्ट पेज पे नोट लिखा हुआ है, इसको पढ़ लेते हैं और इसको तुम नोट भी कर लो। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स ऑन अ सर्कुलर पाथ, वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ इट्स एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। पूरी बात मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। सर्कुलर पाथ पे जब मूव करेगा तो एक्सेलरेशन का एक कंपोनेंट सेंटर की तरफ होता है, टुवर्ड्स द सेंटर। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं, और इसका मैग्नीट्यूड v स्क्वायर बाई आर और ओमेगा स्क्वायर बाई आर। ठीक है, जब एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन कहाँ से आएगा, कोई ना कोई फोर्स होगा। देयर मस्ट बी अ कंपोनेंट ऑफ नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर। जो एक्सटर्नल फोर्सेज हैं उनका एक कोई ना कोई कंपोनेंट होना पड़ेगा, तभी ये एक्सेलरेशन मिलेगा। दैट कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, और अगर मेरा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो तब दिस इज द ओनली फोर्स, जो हमने अभी सेंट्रीपिटल फोर्स बोला, तब वो अकेला फोर्स एक्ट करेगा, तब और कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगा। ठीक है, अच्छा, अब हम बात करते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की। इफ एन ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू अ रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम, ठीक है, जैसे हम अर्थ पर बैठे हुए हैं और हम स्टेशनरी हैं अर्थ के रेफरेंस फ्रेम में, ठीक है, देन टू एक्सप्लेन इट्स मोशन यूजिंग न्यूटन सेकेंड लॉ वी नीड अ स्यूडो फोर्स इन एडिशन टू अदर एक्सटर्नल फोर्सेज। ठीक है, जो रियल फोर्सेज हैं उनके अलावा एक स्यूडो फोर्स और लगाना पड़ेगा, क्योंकि रेफरेंस फ्रेम रोटेटिंग है, रोटेटिंग मीन्स एक्सेलरेटिंग है। दिस स्यूडो फोर्स हैज मैग्नीट्यूड एम वी स्क्वायर बाई आर और एम ओमेगा स्क्वायर बाई आर। अच्छा, यहाँ हमने सेंट्रीपिटल फोर्स का भी वही लिखा था, एम ए, जब ये ए था तो एम इंटू ए कर दोगे तो ये हो जाएगा एम वी स्क्वायर बाई आर, और ये भी एम वी स्क्वायर बाई आर। इट इज डायरेक्टेड रेडियली आउटवर्ड, ये किधर है, रेडियली इनवर्ड है, ये रेडियली आउटवर्ड है, तो ये इक्वल एंड अपोजिट पेयर हो गए, बोलो इक्वल एंड अपोजिट पेयर हो गए। बट कॉशन, ये किस पर लगा, जो तुमने बॉडी ली उस बॉडी पे लगा, सेंट्रीपिटल किस पे लगा, सेम बॉडी पे लगा, और सेम बॉडी पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स जो लगते हैं वो क्या होते हैं, वो क्या होते हैं, दे आर नॉट द एक्शन रिएक्शन पेयर। ठीक है, तो अब क्वेश्चन क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स डिस्पाइट बीइंग इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन आर नॉट एक्शन रिएक्शन पेयर। ये हाईलाइट करके लिखना है, नॉट एक्शन रिएक्शन पेयर, क्योंकि वो एक ही ऑब्जेक्ट पे लग रहे हैं, जबकि एक्शन रिएक्शन पेयर कभी भी सेम ऑब्जेक्ट पे नहीं लगते हैं। ठीक है, ये फोर्सेज इनफैक्ट एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। अगर हम रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम में बैठ के देखेंगे तो ये दोनों फोर्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, जबकि एक्शन रिएक्शन पेयर कैंसिल आउट नहीं होता है।
ठीक, नेक्स्ट, इफ ऑब्जेक्ट इज नॉट स्टेशनरी विद रेस्पेक्ट टू रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम, हमने अभी सेंट्रीफ्यूगल के लिए बोला था कि स्टेशनरी होना चाहिए ऑब्जेक्ट को उस रोटेटिंग प्लेटफॉर्म में, बट अगर वो स्टेशनरी नहीं है देन वी नीड वन एडिशनल जीरो फोर्स कॉल्ड कोरियोलिस फोर्स। ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है, तो इसलिए मैं इस पर डिटेल नहीं बता रहा हूँ, मैंने एक एग्जाम्पल दे दिया तुम्हारा विंड पैटर्न का, ठीक है, बट दैट इज सफिशिएंट। ठीक है, तो हम लोगों ने सीडो फोर्स का ये किया लेक्चर, और आई होप समझ में आया होगा इतने सारे एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, तो अभी इस लेक्चर को एंड करते हैं।